हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। बात कर रहे होंगे यूनिट 5 जो कि आपका है लिटरेसी फॉर DHS चाइल्ड। DHS का मतलब है डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग। ठीक है, जो बच्चे बहरे और कह सकते हैं गूंगे जो बच्चे होते हैं, जो बहुत तेज़ आवाज़ सुनने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों की लिटरेसी के बारे में, उनकी साक्षरता के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग टाइप ऑफ लिटरेसी स्किल। ये हमें जानना है साक्षरता क्या है, मतलब साक्षरता कौशल का क्या अर्थ है और उसके प्रकार के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। सबसे पहले जानेंगे उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या है आपका लिटरेसी का, जिसे आप साक्षरता कहते हैं। तो साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना। साक्षर मतलब होता है अक्षर के साथ होना, जिसको अक्षरों का ज्ञान हो वही साक्षर है। ठीक है, ऐसे हम तोड़ करके पढ़ सकते हैं। साक्षर लिखा है, साक्षर मतलब सा का मतलब साथ ले लीजिए, अक्षर ले लीजिए। ठीक है, जब आप तोड़ेंगे उसको सा धन अक्षर आएगा, तो साक्षर का मतलब हो गया अक्षरों के साथ, जिसको अक्षरों का ज्ञान हो वही साक्षर है। जिसको पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना हम मान सकते हैं, जो पढ़ और लिख सकता है। अलग अलग देशों में अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम भी लिख लेता है, मतलब जैसे आप लोग देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो थंब का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं सिग्नेचर करना हुआ तो अपने थंब का इस्तेमाल करती हैं, तो उनको साक्षर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वही महिलाएं, मान लीजिए उनका नाम रीता, गीता, सीता जो भी है, वो अगर लिख देती हैं कि मैं गीता देवी, तो उनको भी साक्षर मान लिया जाएगा। भले ही उनको पढ़ने लिखने या किसी और तरह की कोई भी जानकारी ना हो, लेकिन अगर वो सिर्फ अपना नाम लिख पा रही हैं तो भी हम उसको साक्षर मान लेंगे। ठीक है, ये हम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। देखिए, यूनेस्को के अनुसार जो है एक परिभाषा दी गई है कि निरक्षरता का अर्थ किसी भी भाषा में साधारण वाक्य लिखने या पढ़ने में सक्षम नहीं होना है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो निरक्षरता है उसका मतलब है कि किसी भी भाषा में वह व्यक्ति लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उसको हम निरक्षर कह देंगे, मतलब अक्षर नहीं है उसके पास। और एक अनुमान के अनुसार 1998 में दुनिया की लगभग 16% आबादी निरक्षर थी। विकसित देशों में साक्षरता की जो दर है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन विकासशील और गरीब देशों में साक्षरता काफ़ी कम है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या भारत एक विकासशील देश है या एक विकसित देश है? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे। तो ये एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया कि लगभग 19% जो आबादी है वो निरक्षर है। ठीक है, लेकिन जो विकसित देश हैं उनमें साक्षरता की दर काफ़ी अच्छी देखी जाती है, लेकिन जो आपके विकासशील देश हैं वहाँ पे जो साक्षरता है वो उसकी दर जो है वो थोड़ी कम देखी जाती है। अब बात करते हैं कि साक्षरता क्यों आवश्यक है, मतलब साक्षरता जरूरी क्यों है। तो साक्षरता का आधार शिक्षा अर्जित करना होता है, मतलब साक्षरता का मतलब है कि एजुकेशन को ग्रहण करना, और साक्षरता मतलब शिक्षा का आधार जो है वो ज्ञान है। एक व्यक्ति बिना साक्षर हुए भी शिक्षित हो सकता है। साक्षरता एक मानक अधिकार है, सशक्तिकरण का मार्ग है और समाज तथा व्यक्ति के विकास का साधन है। ठीक है, साक्षरता अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है, जानकार है, वो इन सारी चीज़ों को जानता है, तो सभी को पढ़ना लिखना सभी का अधिकार भी है, और ये हमारे समाज को सशक्त बनाने का भी एक मार्ग है। ठीक है, जैसे अगर अधिकतर लोग एजुकेटेड हैं, किसी भी स्टेट के या किसी भी कंट्री के अधिकतर लोग जो है वो एजुकेटेड हैं, साक्षर हैं, तो उससे क्या होगा कि कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, उस स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये सशक्तिकरण करने का भी एक मार्ग है। लोकतंत्र की सुनिश्चितता के लिए साक्षरता आवश्यक है। चलिए, अगला है साक्षरता एवं शिक्षा में क्या अंतर है। तो मुख्य अंतर यह है कि साक्षरता मूल रूप से पढ़ने और लिखने की क्षमता को संदर्भित करता है, जबकि शिक्षा ज्ञान के अधिकरण को संबंधित करता है। साक्षरता एक महत्वपूर्ण कारक है जो किसी देश में शिक्षा के स्तर को मापने में मदद करता है। ये दोनों शब्द विनिमय नहीं है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है कि साक्षरता और शिक्षा, मतलब कि लिटरेसी जो आपकी मतलब साक्षर होना और शिक्षित होना, दोनों में डिफरेंस है। अब हम पता करेंगे कि ये डिफरेंस कैसे है। साक्षर होने का मतलब आपने ऊपर देखा कि भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहता है कि अगर कोई अपना नाम भी लिख लेता है ना तो वो साक्षर हो जाएगा, मतलब सिर्फ अक्षरों के ज्ञान से वो साक्षर हो सकता है। लेकिन
लेकिन ज्ञानी होना या शिक्षित होना जो है वो सिर्फ अक्षरों को ग्रहण करने से नहीं, बल्कि उसके बारे में एक होल नॉलेज, मतलब होल जो ज्ञान है उसको कलेक्ट करने से कोई व्यक्ति शिक्षित होता है। ठीक है, तो साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। साक्षर होने का मतलब है सिर्फ उसको पढ़ने लिखने की क्षमता जो है व्यक्ति में है, लेकिन अगर शिक्षित होना कह दिया गया, इसका मतलब है उसको पार्टिकुलर किसी विषय पर डीपली नॉलेज है। अगला है संपूर्ण साक्षरता मिशन का प्रेरक वाक्य क्या है। तो हम सब पढ़ें और एक साथ बढ़ें। ठीक है, ये संपूर्ण साक्षरता जो मिशन है उसका एक प्रेरक वाक्य है, पूरे देश का है। अब यही आवाज़ पढ़ा लिखा हो पूरा संसार, आओ किताबों से प्यार बढ़ाएं ताकि पढ़ना ना भूल जाएं। अब जाग उठे हैं, यह सब नर नारी शिक्षित होने की सबकी है तैयारी। ठीक है, साक्षरता से ही हर व्यक्ति के जीवन, देखिए ये सब दिया गया है आपको कि साक्षरता क्या क्या दे सकती है, ये है वो है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें समझाने लायक आपका मुझे नहीं लगता कुछ है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा एक बार। बाकी एक डाटा दिया गया है उसको आपको करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ना है। डिफरेंस टाइप ऑफ लर्निंग, मतलब लिटरेसी स्किल, जो अलग अलग टाइप के लिटरेसी स्किल होते हैं, जैसे आपका LSRW होता है। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 4 आपके साक्षरता कौशल होते हैं। सबसे पहले श्रवण कौशल, मतलब श्रवण कौशल का अर्थ क्या है, मतलब लिटरेसी स्किल क्या है। तो श्रवण का अर्थ है कानों द्वारा सुनना। इस प्रक्रिया में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बात को सुनते हैं और उसका भाव ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा जो कही गई बातें रहती हैं उसको सुनते हैं और उसके जो वो कह रहा है उसकी बात को सुन करके उसके भाव को भी हम ग्रहण करते हैं। श्रवण कौशल भाषा के विकास का आधार है। जो श्रवण कौशल होता है वो किसी भी व्यक्ति के भाषा को ग्रहण करने का एक आधार होता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। श्रवण कौशल के माध्यम से छात्र शब्दों का सही उच्चारण सीखता है। सुन करके ही, जैसे बच्चा नहीं सुन पाता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, इसीलिए वो शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम सुनेंगे किसी चीज़ को तो उसका हम शुद्ध उच्चारण भी कर सकते हैं। तो सुनना का मतलब होता है, सुनना मतलब अर्थ गणना। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। सुनना मतलब अर्थ गणना। सुनने का मतलब है कि ध्वनि को ग्रहण करके जब हम उसके अर्थ को समझ लेते हैं और अपने उच्चारण कौशल में हम शुद्धता लाते हैं, वही हमारा सुनना होता है। अब हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल का विकास किस तरीके से हम डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटरी स्किल बच्चे में कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण, गति, भावपूर्ण तरीके से शिक्षार्थियों को कविता, गीत आदि पढ़ाकर सुनाया जाना, उससे श्रवण कौशल, भाव ग्रहण क्षमता, एवं एकाग्रता का विकास होता है। देखिए, जब एक शिक्षक होता है वो शुद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ करके, चीज़ों को उच्चारण करके, उसकी गति क्या है, किस तरीके से कितनी स्पीड में उसका पढ़ना चाहिए, उसके भाव क्या है, उसको ठीक तरीके से उसको समझाता है। तो इससे बच्चे को सुनने का भी कौशल बच्चे में डेवलप हो जाता है। बच्चा एकाग्रपूर्वक बच्चा सुनता है, उसके भाव को ग्रहण करने की उसकी क्षमता डेवलप होती है, उसकी एकाग्रता का विकास होता है। और शिक्षक द्वारा ध्वनियों, वर्णों के उपयुक्त एवं शुद्ध उच्चारण के लिए श्रुत लेख अनिवार्य है। सुन करके लिखना जो है वो आपका ज़रूरी होता है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली व्याख्या प्रणाली है। इस प्रणाली में बच्चे मौखिक भाषा को सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझ की क्रिया में निपुण बनते हैं। अब सुनने के कुछ चरण दिए गए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको 4 चरण भी मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे 5 चरण मिल जाता है। बस आपको भाव समझना है किस तरीके से हम चरण दर चरण जो है बच्चे की सुनने की क्षमता का विकास करते हैं। सबसे पहले है आपका साउंड अवेयरनेस, मतलब जो ध्वनि है उसके प्रति जागरूक किया जाता है। और नेक्स्ट आपका एसोसिएटिव मीनिंग टू साउंड, जो ध्वनि है उसको उसके अर्थ के साथ जोड़ना, ठीक है, वो होता है आपका सेकंड। उसके बाद अनुकरण एवं अभिव्यक्ति होता है। फिर श्रवण बोध होता है और सुनने के उच्च कौशल, मतलब एडवांस जो आपका लिसनिंग स्किल होता है उसको डेवलप किया जाता है। एक एक करके पढ़ते हैं किस तरीके से सुनने के कौशल को डेवलप किया जाएगा बच्चे के अंदर। तो पहला है ध्वनि के प्रति जागरूकता। तो ध्वनि के प्रति जागरूकता सुनने की प्रक्रिया में यह पहला चरण होता है। सबसे पहले हम बच्चों को साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके लिए अवेयर करते हैं। ठीक है, जो साउंड है या नहीं है, मतलब जिस इन्वायरमेंट में वो है वहाँ पे साउंड है या फिर नहीं है, इसके लिए अवेयर करना, ये पहला चरण होता है। ठीक है, आपसे शॉर्ट टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ध्वनि के प्रति, मतलब सुनने के कौशल में जो पहला चरण होता है वो क्या होता है। तो हम बताएंगे ध्वनि के प्रति जागरूकता ही उसका पहला चरण होता है। इससे यह नहीं साबित होता कि आवाज़ कौन सी है वह किसकी, इसमें सिर्फ ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया होती है। बच्चा सिर्फ इतना बच्चे को सिखाया जाता है कि ध्वनि है या फिर नहीं है।
अगला है ध्वनि को अर्थ के साथ जोड़ना। ठीक है, इसमें बच्चा धीरे धीरे ध्वनि को उसके स्रोत के साथ संबंध स्थापित करना सीखता है। प्रकृति में उपस्थित होने का कुछ मतलब होता है और वह किसी घटना के साथ जुड़ा होता है। जैसे शाम को घर के बाहर स्कूटर की आवाज़ सुनकर बच्चा यह महसूस करता है कि पापा घर आ गए। देखिए, ये पहला आपका स्टेप होता है ध्वनि के प्रति जागरूकता। सबसे पहले तो ये सिखाया जाएगा बच्चों को कि हाँ, इन्वायरमेंट में कोई आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर बच्चे ये सीख लेते हैं कि हाँ आवाज़ है, तो फिर बच्चे को उस आवाज़ के साथ संबंध को जोड़ने जो है वो सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को जो है बार बार जो है वो प्रैक्टिस करवाई गई कि हाँ पापा आते हैं तो स्कूटर की एक आवाज़ आती है। बच्चे को उस आवाज़ के प्रति, स्कूटर की आवाज़ के पास अवेयर कराया गया और जैसे ही बच्चा स्कूटर की आवाज़ के प्रति अवेयर हो गया, अब उसको ये उसके साथ एक मीनिंग जोड़ दिया जाता है कि स्कूटर आ रहा है मतलब पापा आ गए हैं। ठीक है, इसके प्रति बच्चे को जागरूक कराया जाता है सेकेंड स्टेप में। अगला है अनुकरण एवं अभिव्यक्ति। वयस्क की भाषा को जब बच्चा धीरे धीरे नकल करता है तो वह सीखता है। बात करने का तरीका और उससे जुड़ी हुई आवाज़, इन सभी की बच्चा नकल करता है और सरलबाधित बच्चे की स्थिति में उन्हें निरंतर अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अब बच्चे को जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वायरमेंट में ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि का अर्थ को समझा दिया गया, तो अब उसे बार बार जो है उसका अनुकरण करने के लिए बोला जाएगा, बार बार उसको रिपीट करने के लिए बोला जाएगा ताकि बच्चा उस ध्वनि को अच्छे तरीके से सीख करके अभ्यास कर ले। अगला है श्रवण बोध। सुनी हुई बात को समझने की क्षमता को श्रवण बोध कहते हैं। मतलब जो बच्चा आवाज़ सुन रहा है उसके सुन करके उसके अर्थ को वो ग्रहण कर सके, उसकी समझ को डेवलप किया जाता है। सुनने के द्वारा भाषा को सीखने में यह मौखिक भाषा के द्वारा संप्रेषण करने के लिए यह जरूरी है कि उसमें दीर्घकालीन बुद्धि एवं लघुकालीन बुद्धि एवं जटिल कौशल जैसे क्रमबद्धता करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अब उसको उस पूरी घटना का जो है, जैसे मान लीजिए कि स्कूटर की आवाज़ से अवेयर कराया गया, उसके साथ संबंध जोड़ा गया कि हाँ पापा आ रहे हैं, ठीक है, और जो है उसके अनुकरण कराया गया, ये सारी चीज़ें बार बार उसको घर में कोई चीज़ बोली जाती है उसका अभ्यास कराया गया, तो अब इसको इन सारी चीज़ों के बारे में उसकी समझ को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा स्टेप होता है कि उसकी समझ को डेवलप किया जाएगा ताकि बच्चा इन्वायरमेंट में किसी भी आवाज़ के प्रति जो है अब अपनी समझ को वो डेवलप कर ले। अगला है सुनने में उच्च कौशल। जैसे जैसे श्रवणबाधित बालक श्रवण कौशल में उसका अनुभव बनाता जाता है, वह जटिल कार्य और दूर से बातों को सुनना, शोरगुल वाले वातावरण में सुनना, टेप रिकॉर्ड और टेलीफोन पर बातों को सुनना आदि इन सभी कौशलों के अलावा ध्वनि की दिशा का भी बोध करने में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब उसके जो अदर कौशल हैं, जो उच्च कौशल हैं, ठीक है, उसको भी डेवलप किया जाएगा कि बच्चा हर एक इन्वायरमेंट में आवाज़ को सुन पढ़ सके और ये भी समझ सके कि वो साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है, उसको भी बच्चा आप सीख सके। तो इस तरीके से जो है बच्चे के अंदर श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। और ये था आपका यूनिट 5.2, जिसमें हमें प्री लिंग्विस्टिक ऑफ लिटरेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ डेफनेस के बारे में पढ़ना है। साक्षरता की पूर्व अपेक्षाएं क्या है और बहरेपन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें इसमें पढ़ना है। तो हमने आपको बता ही दिया साक्षरता क्या होती है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है साक्षरता की पूर्व अपेक्षाएं क्या है। देखिए, साक्षरता की पूर्व अपेक्षाओं से हमारा मतलब होता है कि जैसे अगर हम किसी बच्चे को साक्षर करने जा रहे हैं तो उसके पहले उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लिखा गया है कि द 5 मेन प्री रीडिंग स्किल दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट मास्टर बिफोर लिसनिंग टू द रीड आर। देखिए, किसी भी बच्चे को जो है हम अगर उसको साक्षर बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को हम पहले से अवेयर कर सकें। जैसे आपका प्रिंट अवेयरनेस है, मतलब प्रिंट अवेयरनेस इज द अंडरस्टैंड दैट लेटर फ्रॉम वर्ड एंड दीज वर्ड हैज़ मीनिंग व्हेन दे आर रीड। मतलब जब वो बच्चा उस चीज़ को पढ़े, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रिंट चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ कहीं पे लिखी गई है, तो बच्चा उसको पढ़ करके उसके वर्ड को समझ सके, ठीक है, और उस वर्ड का क्या मीनिंग है उसको भी बच्चा समझ सके। इतना बच्चे के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब अगर आप उसे साक्षर बनाना चाहते हैं तो बच्चे को जो है किसी भी प्रिंट मतलब प्रिंट चीज़ें कोई भी लिखी गई हैं तो उसको देख करके उसके अंदर पढ़ने की और पढ़ करके उसको समझने की कौशल उसके अंदर होने चाहिए। वो पढ़ने के लिए जो है मोटिवेटेड होना चाहिए और लिसनिंग कम्प्रीहेंशन होना चाहिए, उसके अंदर सुनने की, सुन करके समझने की, ठीक है, मतलब क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद लेटर नॉलेज होना चाहिए, उसे अक्षरों का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी को जो है मतलब साक्षर करना चाहते हैं तो उसके लिए अक्षरों का ज्ञान होना भी उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए, मतलब जो साउंड है उस साउंड के प्रति भी उसको जो है अवेयर होना चाहिए ताकि वो उस साउंड के पास अवेयर होकर चीज़ों
को ग्रहण कर सके। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ, एक साउंड मैं आपको दे रही हूँ अपनी, लेकिन अगर आप उस साउंड के पास अवेयर नहीं है, आप उस साउंड के में अपनी रुचि नहीं लेते हैं, तो फिर आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये उसमें प्रवाह भी होना चाहिए, मतलब फ्लुएंसी भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो चीज़ों को पढ़ करके उस प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। एक वोकैब जो है, वोकैबुलरी जो है वो भी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे उसको डेवलप करना चाहिए। वाक्य निर्माण और उनमें सामंजस्य बैठाने की क्षमता होनी चाहिए। तर्क और पृष्ठभूमि का ज्ञान बच्चे में होना चाहिए। कार्य स्मृति और उस पर ध्यान देने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। अगला है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ लिसनिंग टू लिसन फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब श्रवणबाधित बच्चों के लिए सुनने की रणनीति का जो समान सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। पहला है, यह प्रशिक्षण विद्यालय में एक सत्र के लिए सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यालय में स्वयं के प्रति बच्चे की हर क्रियाएं या कार्य का एक अलग अलग भाग होना चाहिए। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर हम बच्चे की सुनने की क्षमता को विकसित करना चाहते हैं या उसे जो है हम बच्चे को एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ विद्यालय में ही उसको सुनने का एनवायरनमेंट मिले। हर जगह पे जहाँ भी बच्चा जाए, हर क्रियाओं में उसके वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सुनने की प्रक्रिया को सुनने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना चाहिए। अगला है आपका, सुनने के कौशल का अधिक से अधिक उपयोग वाणी एवं भाषा को सिखाने में किया जाना चाहिए। और क्योंकि जो श्रवण माध्यम के द्वारा ही वाणी और मौखिक के बेहतर ढंग से सिखाया जा सकता है, मतलब सुनने के कौशल का हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है और बच्चों को अधिक से अधिक भाषा कौशल को सिखाना चाहिए। और बच्चा अपने श्रवण माध्यम के द्वारा मतलब सुन करके ही वाणी और मौखिक भाषा को बेहतर बना पाएगा। सुनने की प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ विद्यालय में ही उसको सुनने का अवसर मिल रहा है, जिसमें श्रवणबाधित बच्चा जटिल से जटिल क्रियाओं को आसान तरीके से प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। शीघ्र निदान एवं उचित श्रवण यंत्र की फीडिंग इस प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चे को अगर आप सुनना सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी उसकी पहचान करके एक उचित श्रवण यंत्र दें, जिससे वो चीज़ों को सीख सके। शिक्षक को समझना चाहिए कि सुनने के लिए प्रशिक्षण देना बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। अभिभावक का योगदान इस प्रक्रिया में नितांत आवश्यक है। बच्चे के साथ साथ अभिभावकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा वातावरण बच्चों को दिया जाना चाहिए जिससे कम से कम शोर हो और बच्चा शिक्षक की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सके। बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जिससे बच्चा ठीक ढंग से टीचर्स की बात को सुन सके। तो ये था आपका पूरा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 5.3 जो कि हमारा है इम्पोर्टेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी, आधारभूत साक्षरता का महत्व और विकास। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे आधारभूत साक्षरता और क्या होती है। आधारभूत साक्षरता का मतलब है बच्चों को बेसिक ज्ञान, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको बेसिक ज्ञान जो दिया जाता है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें, ठीक है, गणित जोड़ घटाव गुणा करना ये सारी चीज़ें, तो ये आपका आधारभूत साक्षरता होती है। और आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जिसे आप FLN कहते हैं, फुल में पूछा जा सकता है फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी कहते हैं। पढ़ने लिखने और गणित में बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। यह कक्षा 3 के अंत तक एक मूलभूत पाठ को पढ़ने और समझने एवं सरल गणित करने की योग्यता को भी व्यक्त करता है। देखिए ये जो आपका बुनियादी साक्षरता होती है, ठीक है, ये पढ़ने लिखने और गणित में जो बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है। जैसे कक्षा 3 के अंत तक बच्चा जो है वो कम से कम जो मूलभूत ज्ञान है, ठीक है, उसको जो है वो ग्रहण कर सके। इसके लिए FLN को जो है वो विकसित किया गया था। देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही लेकर चल रही हूँ। एज अ रिवीजन क्लासेस को आप लोग रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका NEP 2020 आया था और उसकी बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवृत्ता के लिए एक राष्ट्रीय पहल स्टार्ट की गई थी जिसको नाम था निपुण, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। आप निपुण का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और भारत मतलब एक दिशा निर्देश FLN को प्रकट करते हैं। अगला है आपका 10 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों में FLN की समझ स्थिति पर एक सूचकांक प्रस्तुत किया गया है।
और ये 5 स्तंभ उसमें बताए गए थे। शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक सही बच्चों की पहुँच, बुनियादी स्वास्थ्य, अधिगम, परिणाम और अभिशासन। ठीक है, तो ये 5 आपके सूचकांक में स्तंभ थे। अब एफलन के बारे में मोटे तौर पर पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। एफलन को मोटे तौर पर एक बच्चे की बुनियादी पाठ पढ़ने और आधारभूत गणित के सवालों जैसे जोड़ और घटाव को हल करने की उसकी क्षमता के रूप में संकल्पित किया जाता है। देखिए, एफलन जो है वो बेसिक जो ज्ञान है बच्चे के अंदर की जो बेसिक नॉलेज है, उस बेसिक नॉलेज को जो है बच्चे को प्रदान करने के लिए ये आपका एफलन जो था वो लाया गया था, ताकि बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग तो एटलीस्ट बच्चा इतना सक्षम हो सके कि जब वो अपनी अगली क्लास में जाए तो अपनी पिछली क्लास को पूरी तरह से वो समझ सके। अगला है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, जो NAP 2020 के प्रमुख विषयों में से एक है। अगला आपका है वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों के लिए सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2021 में निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए, कक्षा 3 तक के जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को 2026-27 तक, ऐसा इसमें कहा गया था कि 2026-27 तक जितने भी बच्चे होंगे जो कक्षा 3 तक लगभग पहुँच गए होंगे, उन सभी बच्चों को बेसिक लिटरेसी या न्यूमरेसी में जो है वो सक्षम बना दिया जाएगा। इसका ये लक्ष्य रखा गया है। और इस कार्यक्रम में केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वाधान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राज्य शिक्षा प्रखंड स्कूल स्तर पर स्थापित एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र की परिकल्पना की गई है। चलिए, अब हम यहाँ पे ओरल मौखिक कौशल के विकास पे बात करेंगे। मौखिक कौशल के विकास के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं और वाणी उत्पत्ति में जो भी अंग शामिल है उनका यह प्राथमिक कार्य होता है। इस प्रकार वाणी को द्वितीयक कार्य भी कहा जाता है, मतलब वाणी का द्वितीयक कार्य भी होता है। ठीक है, वाणी का जो प्रथम कार्य होता है वो आपका, अगर हम बात करते हैं तो जैसे वाणी जो स्पीच प्रोडक्शन आपके ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वाणी को उत्पादित करने वाले जो अंग होते हैं उनका प्राथमिक कार्य होता है, और उनका द्वितीय काम जो होता है वो आपका द्वितीय काम होता है कि स्पीच को बेहतर करना, मतलब आवाज़ को बाहर निकालना। जब हम भाषा की समझ किसी व्यक्ति को नहीं होती तब तक उसमें मौखिक भाषा का विकास नहीं होता है। मौखिक भाषा का विकास सुनने पर जो मौखिक भाषा का विकास होता है, ठीक है, श्रवण दोष जितना ज़्यादा होगा उतना ही वाणी और भाषा का विकास पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी भी बच्चे का जितना ज़्यादा उसका हियरिंग लॉस रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा प्रभावित रहेगा। और मौखिक कौशल भाषा के लिए कई पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। मौखिक भाषा में मौखिक कौशल के विकास को सीखने और सिखाने में निम्नलिखित घटक हैं, जैसे छात्र हो गया, वातावरण हो गया और विद्यालय कार्यक्रम हो गया। ये 3 प्रमुख घटक होते हैं जो कि मौखिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये डिटेल में नीचे दिया गया है। मैं PDF आज शाम को ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। बिल्कुल बेसिक साइज में लिखा गया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़िएगा उसको। और अगला है आपका रीडिंग स्टेज, मतलब रीडिंग स्टेज टाइप एंड एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग एंड स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आपको जो पठन कौशल है और रीडिंग है उसको, उसके बारे में जानना है, क्या उसके कितने चरण होते हैं, कितने प्रकार के रीडिंग्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पठन कौशल की, तो पठन कौशल होता है पठन लिखित या मुद्रित चिन्हों से उनके अर्थ को संबंधित कर समझने की प्रक्रिया को पठन कहते हैं। पठन मतलब होता है पढ़ना, मतलब अर्थ गढ़ना। किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़ करके उसके अर्थ को जब ग्रहण किया जाता है, उससे संबंधित चीज़ों को समझा जाता है, तो वो पठन होता है। पठन के पहले कुछ पूर्व शर्तें होती हैं, जैसा पठन कौशल में कुछ निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं, जैसे सीमित चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे ABCD है या कगरगरा है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाएंगे। चिन्ह के उच्चारण का ज्ञान होने के कौशल, जैसे पंखा शब्द को पी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फ़ैन होता है ना, जैसे फ़ैन पंखा कहते हैं, और ये अब पंखा लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये जो साइलेंट वर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा जाए, इसका भी ज्ञान चाहिए। चिन्हों को देख करके अंतर करना एवं अपूर्ण शब्दों का समूह बनाना। ठीक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। शब्दों का ज्ञान होना एवं यह पता होना कि खाली जगह एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करना है। ठीक है, जैसे लिखा जाता है ना, राम जा रहा है, तो ये जो बीच में जगह है, ये इससे आप समझ पाएँ कि ये राम अलग वर्ड है और जाना अलग वर्ड है। ठीक है, यह ज्ञान होना कि शब्दों को बाएँ से दाएँ की तरफ ही पढ़ते हैं, एक परीक्षा में ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। शब्दों को पहचानना, उसके अर्थ को दिए गए संदर्भ
में समझना, मतलब जो भी शब्द लिखा गया है उसके संदर्भ में उसका प्रयोग करना है, या भी समझना जो है ये पठन के पूर्व की आवश्यकताएं होती हैं। अब पठन के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है, अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य के आधार पर पठन होता है, पाठ सामग्री के आधार पर इसको बांटा गया है, पठन के तरीकों के आधार पर इसको बांटा गया है, और मूल्यांकन के स्तर के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देश्य के आधार पर पठन की बात करते हैं। तो 4 प्रकार के पठन होते हैं, एक विकासात्मक पठन, एक उपचारात्मक पठन, एक क्रियात्मक पठन, एक मनोरंजनात्मक पठन। तो चारों पठन को पढ़ेंगे यहाँ पे। विकासात्मक पठन जो होता है वो नियोजित या योजनाबद्ध पठन को विकासात्मक पठन कहते हैं। मतलब एक पूरी तरह से योजना बना करके आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए जो पठन किया जाता है वो विकासात्मक पठन है। इसका उद्देश्य क्रमबद्ध पठन कौशल का विकास करना है। आदर्श रूप स्थिति में विकासात्मक पठन में ऐसी सामग्री या लिखित आधार दिया जाता है जिस भाषा में बच्चा पूर्ण रूप से अवगत है। ठीक है, इसमें इस तरीके से पठन सामग्री को डिजाइन किया जाता है जिसमें बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से जो है, मतलब एक आदर्श तरीका होता है इसमें जो है चीज़ों को ढंग से व्यवस्थित करने का। और जो विकासात्मक पठन होता है ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये पढ़ा जाता है। और जिस भाषा में बच्चा पूर्ण रूप से अवगत है, इससे बच्चे में परिपक्व पठन के कौशल में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार के पठन में हम बच्चे को आकर्षक सामग्री देते हैं। इस प्रकार के पठन में शिक्षक बच्चों को निर्देशित या अवलोकन कर पठन के कौशलों को शुद्धिकरण करता है। ठीक है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो जहाँ पे भी टीचर को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देने की ज़रूरत है तो वहाँ पर टीचर हिंट भी देता है। और पठन के दौरान अगर ऐसी भाषा सामने आती है जिससे बच्चा परिचित नहीं है तो बच्चे ऐसी स्थिति में या तो शिक्षक पहले से उसको स्पष्ट कर देता है या फिर पठन के दौरान पूरी तरह से स्पष्ट करने के बाद ही जो है उसको देता है। मतलब बात ये है कि जैसे अगर मान लीजिए इस पूरी पठन में एक योजनाबद्ध तरीके से इसमें दिया जाता है, बच्चों को कुछ आकर्षक सामग्री पढ़ने के लिए दी जाती है जिससे पढ़ करके बच्चा अपना ज्ञान करेगा। और अगर ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कोई कठिन वर्ड आता है तो टीचर या तो उसको पहले बता देगा या फिर पठन के बाद उसको स्पष्ट कर देगा। उसके बाद क्रियात्मक पठन आपका आता है। पठन क्रियात्मक पठन के प्राकृतिक रूप में पठन करना प्राथमिक कार्य नहीं होता बल्कि पठन के द्वारा किसी कार्य को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे पुनरावृत्ति करना, पुस्तक पढ़ना, किसी किताब को खरीदते समय उसके लेखक का नाम पढ़ना। ठीक है, ये जो आपका क्रियात्मक पठन होता है ये किसी एक्टिविटी के थ्रू जो है, किसी एक्टिविटी के दौरान ये पढ़ा जाता है। जैसे कोई काम किया जा रहा है उसके दौरान जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं, जैसे आप दवाई ले रहे हैं तो उसका नेम स्लिप आप पढ़ रहे हैं, कौन सी दवा है, एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, कि जा रहे हैं किसी दीवार पे कुछ लिखा गया आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी मनोरंजनात्मक पठन जो आपके मनोरंजन के लिए की जाती हैं। ठीक है, मनोरंजनात्मक पठन मनोरंजन के लिए पढ़े जाने वाले पाठ को मनोरंजनात्मक पठन कहते हैं। बच्चे के लिए व्यवस्थित रूप से पठन करना कठिन होता है, इसलिए इसके लिए पठन की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उसमें संघर्ष ना करना पड़े। ठीक है, जो भी पढ़ने की सामग्री उन्हें अच्छी लगती है या जिस भी उद्देश्य से ये पढ़ना चाहते हैं उसे बिना किसी हस्तक्षेप के बगैर उसे पढ़ने का इसमें मौका दिया जाता है। मतलब मनोरंजनात्मक पठन मतलब जो अपने मनोरंजन के लिए कोई कहानी कविता की किताबें पढ़ते हैं। अगला है उपचारात्मक पठन। ये पठन जो होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दैनिक दिनचर्या में निरंतर पाठ्य पुस्तकों के अवलोकन के माध्यम से उनमें भाषा संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए जो भाषाई ज्ञान का विकास करना एक तरीके से उत्पन्न पठन शिक्षण का एक ये रूप होता है। मतलब जो उपचारात्मक पठन होता है वो बच्चे की किसी भी समस्या, बच्चे में क्या समस्या है उसको जानने के लिए जो है वो बच्चे से पठन कराया जाता है, तो वो उपचारात्मक पठन है। अगला आपका पठन सामग्री के आधार पर भी पठन कुछ प्रकार होते हैं, जैसे संभाषण पठन। ठीक है, कन्वर्जेशन रीडिंग जिसे कहते हैं, पाठ्य पुस्तक आधारित पठन। तो 2 प्रकार के होते हैं, यहीं पे थोड़ा समझा देंगे आपको। संभाषण पठन मतलब एक कन्वर्जेशन के दौरान टीचर और बच्चे के बीच संप्रेषण के दौरान जो है ये पठन कराया जाता है। संभाषण पठन बच्चे शुरुआती दिनों में विकसित किया जाता है। यह अनौपचारिक पठन से औपचारिक पठन तक जाने का एक माध्यम होता है। ठीक है, इसमें टीचर क्या करता है, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करता है, उसके माध्यम से ये पढ़ाता जाता है और धीरे धीरे करके वो बच्चों को जो है वो औपचारिक तरीके से पढ़ाने लग जाता है। संभाषण पठन में पठन की सामग्री बच्चे की रुचि और अनुभव से संबंधित होती है, जिसमें विभिन्न क्रियाओं के दौरान जो सामान्य बातचीत क्लास में होती है उसी पठन सामग्री को बना लिया जाता है। मतलब जो क्लासरूम में बातचीत होती रहती है उसी बातचीत को धीरे धीरे करके औपचारिक से मतलब अनौपचारिक से औपचारिक माध्यम में जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका है एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे समाचार के माध्यम से जो पठन किया जाता है कि समाचार की कोई एक हेडलाइन ली, उस पर चर्चा किया गया और बाद में वही बच्चों को लिए पढ़ने के लिए दे दिया गया।
अगला है आपका पाठ्य पुस्तक आधारित पठन। मतलब पाठ्य पुस्तक आधारित पठन में लिखे हुए शब्दों को समझना पड़ता है। मतलब जो भी लिखा हुआ वर्ड है उसको समझने के लिए बच्चों को दिया जाता है। शब्दों का अर्थ या तो अस्पष्ट होता है या फिर छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अतः हम समान 3 प्रकार के विषय वस्तु को विद्यालय में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपका इस तरीके से है। पहला है कथा विषय वस्तु पठन, ठीक है, अर्थ प्रकाश विषय वस्तु पठन और प्रक्रिया विषय वस्तु पठन, ठीक है। इसको पढ़िएगा एक बार। और ये अगला है आपका पठन के कुछ तरीके होते हैं। तरीकों के आधार पर पठन को 2 प्रकार से बांटा गया है, जोर जोर से पढ़ना मतलब सार पठन और मौन पठन। अपने साइलेंट रीडिंग से जो मैंने अभी जो है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया उसमें ये पूछा गया था साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो पठन या वाचन की विशेषताएं अगर हम बात करते हैं तो देखिए, शब्दों के उच्चारण का कोई वाचन या पठन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना आवश्यक होता है। चलिए हम डायरेक्ट अपने चीज़ पे चलते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए, ठीक है। पठन के जो तरीके हैं, एक जोर से पठन होता है, जैसे जब आप जोर जोर से बोल बोल के पढ़ते हैं, ठीक है, वो जोर से पठन होता है। और एक मौन पठन होता है जिसे आप साइलेंट रीडिंग कहते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार का ये भी आपका भाषिक संप्रेषण ही मतलब भाषिक पठन ही होता है, ठीक है। जो भी चीज़ें लिखी गई हैं जब आप उसको अपने मन में पढ़ते हैं तो वो मौन पठन होता है। तो ये आपका था। उसके बाद पठन या वाचन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे वातावरण हो गया, ठीक है। अगर शांत वातावरण है तो पठन के लिए एक शांत वातावरण की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि वाचन करने के लिए बुद्धि का स्तर होना अति आवश्यक है। अतः यह तभी संभव है जब हमारे आसपास का वातावरण शांत हो और वाचन के योग्य। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे होंगे। एक शांत वातावरण में पढ़ेंगे तो दिमाग एकाग्रचित होकर रहेगा, और वहीं पर जो है आप अगर इस तरीके से पढ़ रहे हैं शोरगुल वाले वातावरण में पढ़ेंगे तो उतना अच्छा आप नहीं पढ़ पाएंगे। शारीरिक व्यवस्था भी डिपेंड करती है। शरीर के किसी भी अंग में दोष, विकार या रोग होने से वाचन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद अनुभव भी डिपेंड करता है। बालक के पास शब्द और विषय का कितना ज्ञान है, कितना अनुभव है, यह भी उसके पठन को प्रभावित करेगा। और मानसिक विकास भी उसके पठन को प्रभावित करेगा। उच्चारण, अर्थ ग्रहण, वाचन आदि इसका प्रभाव पड़ता है। दुर्बल की अपेक्षा सबल बुद्धि वाले व्यक्ति शीघ्र वाचन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मनोभाव भी डिपेंड करता है। फिर आपके पास कितनी वोकैबुलरी है ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सार पठन आपको दिया गया है, क्या तात्पर्य है। जो मैंने आपको बताया, सार पठन का मतलब है जब आप जोर जोर से बोल बोल के पढ़ते हैं, जहाँ पे गति, लय, ताल इन सब का ध्यान रख के आप पठन करते हैं, वो आपका सार पठन होता है। और अगला शासन पठन के भी 2 भेद होते हैं, एक व्यक्तिगत पठन, एक सामूहिक पठन। देखिए क्लासरूम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक टीचर ने मान लीजिए पूरा क्लासरूम है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया और बोला कि ठीक है आप पढ़िए। तो एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसे हम व्यक्तिगत पठन कहते हैं, और जब टीचर सभी बच्चों को खड़ा करके एक साथ किसी कविता को पढ़ने के लिए बोल दे, वो सामूहिक पठन होता है। और मौन पठन होता है किसी भी सामग्री को मन में ही पढ़ना बिना आवाज़ निकाले, ठीक है, वो अब मैंने बता दिया आपको। तो ये था आपका। और मौन वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, पढ़िएगा ये मौन वाचन के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जितना आपको दिया गया है, एक आपका होता है मार्गदर्शित एवं स्वतंत्र पठन, एक होता है गाइडेड रीडिंग, एक होता है आपका जो होता है वो इंडिपेंडेंट रीडिंग। गाइडेड रीडिंग का मतलब होता है जब आप पाठ पढ़ रहे हैं अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब जब कोई पाठ पढ़ रहा है तो उसमें जो है कोई गाइड भी कर रहा है, जहाँ जहाँ पे वो अटक रहा है या किस तरीके से उसको पढ़ना है, कितने लय ताल से पढ़ना है, इस सबको जो वो गाइड कर रहा होता है कोई बाहर से, तो वो गाइडेड पठन। और जब कोई बच्चा स्वतंत्र रूप से पढ़ रहा होता है तो वो स्वतंत्र पठन होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लेखन है आपका 5.5 आपका लेखन है, मतलब रीडिंग स्किल है आपका। भाव और विचारों को, जो भाव हैं और विचार हैं उसको सुसंबद्ध तरीके से लिखित रूप देना। जैसे आपके मन में जो भी भाव विचार हैं जब आप उसको लिखित रूप दे देते हैं वही आपका लेखन कौशल होता है। पर लिखित रचना से पूर्व उसकी मौखिक रचना का अभ्यास करना आवश्यक है। और लिखित रचना साहित्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौखिक रचना की अपेक्षा अधिक सुसंगठित, सरल एवं सशक्त प्रभावपूर्ण होती है। देखिए लिखित जब आप लिखित कोई चीज़ रख देते हैं तो वो एक लंबे समय तक चलती है, और ये बिल्कुल सुव्यवस्थित एवं सशक्त प्रभावपूर्ण तरीका जो है वो होता है अपने भाव तथा विचारों को संग्रहित करने का। आगे बात करते हैं, लेखन के पूर्व भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद लेखन के प्रकार की बात करें तो नकल, लखन, कॉपी जो होता है कॉपी राइटिंग होता है, एक गाइडेड राइटिंग होता है, एक इंडिपेंडेंट राइटिंग होता है, ठीक है। नकल का लिखने का मतलब क्या होता है कि पहले अवलोकन करना फिर बाद में उस चीज़ को करना। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, ठीक है, और इसको देख देख कर ही जब आप लिखते हैं तो आपका नकल करना लिखना हो गया, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं
और निर्देशित लेखन होता है, मतलब एक बार में जब बच्चा नकल करना सीख जाता है, जैसे बच्चे को नकल करना आ गया है तो उसके बाद उसको निर्देशित लेखन के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे शिक्षक कुछ बोल दे और उसको बच्चा लिखे, या फिर जो है भ्रमण पर ले जाए शिक्षक और वहाँ पे बच्चों को सारी चीज़ें दिखाए, उसके बारे में बताए, गाइड करे, उसके बाद बच्चा लिखे। ठीक है, किसी समाचार का कोई मेन टॉपिक दे दे बच्चा, मतलब टीचर, और उसके बाद उसके बारे में उसको बता दे, उसके बाद बच्चा लिखे, तो वो आपका निर्देशित लेखन कहलाता है। और एक होता है आपका स्वतंत्र लेखन। ठीक है, स्वतंत्र लेखन कैसा होता है कि जब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और उसको जवाब अपने मन से देना रहता है। ठीक है, जैसे काल बदक कर वाक्य को लिखो, संज्ञा के लिए उचित सर्वनाम का प्रयोग करना, एक लड़का जा रहा है और लड़के मतलब अन्य लड़के जा रहे हैं, मतलब आपको कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जिसमें आप स्वतंत्र हैं अपनी बात को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा था। ठीक है, यूनिट 5 था। मैंने आज इस यूनिट को बहुत फास्ट में कवर किया क्योंकि यहाँ से बस आपके जो पठन के प्रकार हैं, लेखन के प्रकार हैं, साक्षरता क्या है, साक्षरता कौशल किसे कहते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, मैं PDF इसका जल्दी अवेलेबल करवा दूंगी। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा फास्ट में जो है वो कवर किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और 5 वीडियो को आप एक बार ज़रूर एग्जाम से पहले देखकर ज़रूर जाइएगा, आपकी 100% हेल्प ज़रूर हो जाएगी। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।